आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को, उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और उस पर बनाए गए स्तूप, जिनमें से प्रमुख स्तूपों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सांची का स्तूप। सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन में, और यहाँ इसका निर्माण जो है वो राजा अशोक ने करवाया, जो मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा हुए। उन्होंने इसका निर्माण करवाया ईंटों के द्वारा और बाद में शुंग काल में इसको पत्थरों से निर्मित करवाया गया। शुंग में हमने पुष्यमित्र शुंग का नाम पढ़ा है, इसके ही काल में इसको पुनः पत्थर से निर्माण इसका करवाया गया। और जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, यूरोपीय यहाँ आए, तो उसमें एक नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का, कि उन्होंने इस जगह का दौरा किया, इस जगह का निरीक्षण किया। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। तो उन्होंने इसी योजना के तहत, इसी कार्य के तहत इसका निरीक्षण किया और इसके बाद ये पाया कि ये स्तूप जो था वो सबसे अधिक सुरक्षित था। और इस सुरक्षित होने का कारण क्या था, क्या रीज़न था कि वहाँ की जो बेगमें थी, यानी कि भोपाल के जो राजा थे, जो शासक थे, वहाँ की बेगम जिसका नाम आता है एक शाहजहाना बेगम और सुल्ताना जहां बेगम का नाम आता है, जिन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए धन भी दिया, उसके रख रखाव के लिए धन दिया। क्योंकि उस समय जो यूरोपीय भारत में शासन कर रहे थे, जैसे फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, वो चाहते थे कि यहाँ से जो भी पुरातात्विक चीज़ें मिले उनको वहाँ ले जाया जाए, फ्रांस में ले जाया जाए, ब्रिटेन में ले जाया जाए और वहाँ के संग्रहालय में उसे स्थापित कर दिया जाए। तो इसका प्रयास यूरोपीय लोग करते थे। तो इसी की सुरक्षा जो है वो भोपाल की बेगमों ने की। तो ये सांची का स्तूप जो था वो सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में अब मौजूद है, अब मिला है। अब उसके बाद अगली हम चर्चा करें कि यहाँ से क्या क्या इसकी खास बात है, सांची के स्तूप में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, जिसमें 4 तोरण द्वारों का उल्लेख है। जब यहाँ खोज की 1818 में एक अंग्रेज अधिकारी रायलेट ने यहाँ खोज की और यहाँ उन्होंने पाया कि 4 मुख्य तोरण द्वार थे, जिनमें से 3 तो सुरक्षित अवस्था में और चौथा जो तोरण द्वार था, तोरण द्वार का मतलब आप समझ रहे हैं, उसका जो मुख्य दरवाजा जिसे अलग अलग डिजाइनों से सजाया गया, तो इन तोरण द्वारों में 3 तो सुरक्षित अवस्था में थे और चौथा जो था वो वहीं नीचे गिरा हुआ था। और यूरोपीय लोग चाहते थे कि इनको उठा करके, इन मूर्तियों को उठा करके ब्रिटेन ले जाया जाए, वहाँ के संग्रहालयों में रखा जाए, लेकिन ये प्रयास उनका विफल रहा। तो 1818 में रायलेट महोदय ने इन 4 तोरण द्वारों की खोज की। अब हम एक नज़र डालते हैं चित्रों पर। हम सांची स्तूप को चित्रों के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे कि हम देख रहे हैं एक पूर्वी तोरण द्वार का दृश्य और इस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जानवरों की मूर्तियां हैं, जिनमें हाथी, शेर, मोर, इनकी आकृतियां जो है वो उन पर खुदी हुई है। इसी के साथ साथ उत्तरी तोरण द्वार की बात करें तो इस अगला हम देख रहे हैं उत्तरी तोरण द्वार का दृश्य, जिसमें वेशांतर जातक की कथा है। वेशांतर जातक यानी कि एक तो यहाँ पर गांव का दृश्य है, जैसे झोंपड़ियाँ, घास फूस, लोग, और इसी के साथ साथ एक राजकुमार का दृश्य है, उसके परिवार का दृश्य दर्शाया गया है उत्तरी तोरण द्वार पर, जिसमें उस दानी राजकुमार ने अपना सारा राज्य धन, सारा का सारा ब्राह्मण को दान कर दिया और अपना राज्य छोड़कर वो अपने परिवार के साथ जंगलों में चला गया और सन्यासी बन गया। ये कहानी कहता है उत्तरी तोरण द्वार पर बना हुआ एक दृश्य। उसी के साथ साथ यहाँ हम बात करें शाल भंजिका की, कि शाल भंजिका क्या थी। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि शाल भंजिका एक ऐसा दृश्य है कि महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है, वो वृक्ष के नीचे उनकी शाखाओं को उन्होंने पकड़ रखा है और उसके साथ साथ झूला झूल रही हैं। इस तरह का दृश्य, इस दृश्य को कहा गया शाल भंजिका का दृश्य। ये भी इन तोरण द्वारों पर उत्कीर्ण है। और इसी के साथ साथ अगले चित्र में हम देख सकते हैं एक दृश्य है 2 हाथियों का, कि 2 हाथी हैं
वो आपस में अपने सूंड में जल लिए हुए हैं और बीच में एक स्त्री बनी हुई है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और ये हाथी उस जल को उस स्त्री पर बरसा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। ऐसा माना गया कि ये जो दृश्य है, ये महिला जो है उसे कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि एक गज लक्ष्मी का दृश्य है, यानी कि कोई ऐसी देवी रही होगी, उसको यहाँ मूर्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और इसके साथ साथ कहीं कहीं ये माना गया कि ये महात्मा बुद्ध की माता महामाया जो है उसको दर्शाया गया है मूर्ति के द्वारा, यानी ये महामाया है और हाथी जो है वो इन पर जल की वर्षा या अमृत की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह का दृश्य सांची के स्तूप में, सांची के तोरण द्वारों में मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ सांची में वृक्षों के भी चित्र हैं और इसके साथ साथ सर्प के भी दृश्य आप देख रहे हैं, चित्र में दिखाए गए हैं। तो इसके आधार पर फर्ग्यूसन महोदय, फर्ग्यूसन कौन थे? जिन्होंने कला पर बहुत अधिक लिखा है। तो इन्होंने इसके आधार पर फर्ग्यूसन ने लिखा इन मूर्तियों के आधार पर कि यहाँ सांची का जो स्थल था वो वृक्ष पूजा और सर्प पूजा का केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक संख्या में इनकी मूर्तियां यहाँ देखने को मिली है। ये तो बात आती है सांची की कि यहाँ पर इस तरह के दृश्य थे। इसको आज ये सुरक्षित अवस्था में है क्योंकि इसको भोपाल की बेगमों ने बचा लिया, इसको टूटने से, इसको क्षतिग्रस्त होने से और इसको दूसरी जगह ले जाने से। अब हम बात करते हैं एक अन्य स्तूप की, जिसका नाम है अमरावती स्तूप। ये अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश गुंटूर में स्थित है और इसकी खोज 1796 में की गई। 1796 में इसकी खोज जो है वो की गई और खोज के दौरान पाया गया कि ये सबसे बड़ा स्तूप था और इसका निर्माण करवाया सातवाहन राजाओं के समय में, जिसमें आपको याद होगा हमने गौतमीपुत्र शातकर्णी का नाम पढ़ा, यज्ञश्री शातकर्णी का नाम। तो जो सातवाहन राजा थे उन सातवाहन राजाओं के समय में व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया और इसका जो उत्खनन है वो करवाया एलियट महोदय ने और इसकी जो खोज है वो की मैकेंजी ने। मैकेंजी महोदय द्वारा खोज की गई, इसकी खुदाई एलियट महोदय ने करवाई। लेकिन बड़े अफसोस की बात रही कि यहाँ जो मूर्तियाँ बनी, यहाँ की जो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को यूरोपीय अपने साथ ले गए, यानी कि जो अच्छी उनको मूर्ति लगी खुदाई के दौरान उनको मिली, उसको वहाँ से उठाया और बाहर अपने देश में ले जाकर उन संग्रहालयों में उनको संरक्षित कर दिया गया। इसीलिए ये स्तूप जो है हालांकि सबसे बड़ा स्तूप है, लेकिन ये आज बिल्कुल एक टीले के समान रह गया है। ये पूरी तरह जैसे सांची आज मौजूद है हम उसको देख सकते हैं, इस तरह के अवशेष अमरावती में देखने को नहीं मिलते। इसमें एक प्रयास आता है एच कोल का कि इन्होंने कहा, इनका मानना ये था कि जो भी यहाँ से मूर्तियाँ मिल रही है, जो अवशेष यहाँ से मिल रहे हैं, उन मूर्तियों को उसी जगह रखा जाए, ना कि उनको दूसरे देश में ले जाकर वहाँ संग्रहालयों में रखा जाए, उसको संग्रहित किया जाए, बल्कि इसे सुरक्षा की दृष्टि से यहीं होना इसके लिए ज़रूरी है। तो इन्होंने प्रयास किया लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो ये एक आज वर्तमान में अमरावती एक टीले के रूप में ही दिखाई देता है। इसी के साथ साथ एक नाम आता है बरहूत के स्तूप का। ये बरहूत जो है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और इसका निर्माण भी मौर्य राजा अशोक ने करवाया और इसकी खुदाई की कनिंघम महोदय ने। और इसी के साथ साथ इस पर जो मूर्तियां हैं वो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं यानी जातक कथाओं का चित्र जो है वो मूर्तियों के माध्यम से इसको दिखाया गया है। यानी उस समय की जो स्थापत्य कला है वो उस समय की जानकारी हमें देती है, उस अतीत को हमें बताती है कि किस तरह हमारे प्राचीन राजाओं ने इस तरह की कला को प्रोत्साहन दिया, व्यापारियों ने, राजाओं ने, जो आज भी सुरक्षित है। अब उसी के साथ साथ हम बात करते हैं मूर्ति कला की कि जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के साथ साथ उनका विकास हुआ, उसके जाने के बाद
उनकी जो जन्म था, उनके बाद उन्होंने जो शिक्षा, उनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो शिक्षा उन्होंने दी, तो उन सभी को किसी न किसी मूर्ति या किसी न किसी माध्यम से दर्शाया गया। ये हमने पहले चर्चा की थी कि उनके गृह त्याग को किससे दर्शाया गया। और अब हम बात कर रहे हैं कि जब बौद्ध धर्म में अन्य धर्म या अन्य लोग भी शामिल हुए तो कई और उसमें परंपराएं देखने को मिली, जिसमें एक नाम आता है मूर्ति कला का, कि बुद्ध की मूर्तियां और बौद्धिस्टों की मूर्तियां जो है वो भी भारत में देखने को मिलती है। अब अगर हम मूर्ति कला की बात करें तो सबसे जब शुरू में मूर्तियां मिली यूनानियों को, तो उन्होंने देखा कि अजीब जानवरों की मूर्तियां हैं, किसी का सर अलग है, किसी का धड़ अलग है, हाथी की मूर्ति, अलग अलग शेरों की मूर्तियां। तो इन मूर्तियों का संबंध क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाई गई, इसको लेकर के इनमें बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति थी यूनानियों के बीच में, यूरोपियों के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, इन अंग्रेजों ने, इन फ्रांसीसियों ने, इन्होंने क्या किया कि ये यूनानी कला से परिचित थे और जो यूनान में मूर्तियां बनी हुई थी उसको आधार बना करके और जो भारत में मूर्तियां मिली उसके साथ उसका सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत गांधार शैली में मूर्ति मिली बुद्ध की, जो हम चित्र में देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वो गांधार शैली में बनी हुई है, क्योंकि मथुरा और गांधार शैली का प्रभाव जो है वो भारत की मूर्तियों में देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ पेशावर में तक्षशिला में भी बुद्ध और बौद्धिस्टों की मूर्ति मिली और इसी के आधार पर यूरोपीय लोग जो थे उन्होंने मूर्ति कला या मूर्तियों की जानकारी ग्रहण की। और क्योंकि इनका ये कार्य था कि ये जब भी इतिहास लिखते या इनकी खोज करते तो ये ज़्यादातर साहित्यों पर निर्भर रहते, पुराणों, ये जो पुरानी कथाएं थी इन पर निर्भर रहते थे। तो यहाँ एक मुश्किल कार्य था कि मूर्तियों का अध्ययन करना और किसी दूसरे जगह है जैसे यूनान की मूर्तियों के साथ सामंजस्य बिठाना एक बेहद मुश्किल काम इनके लिए था। इसी के साथ साथ स्थापत्य कला में मूर्ति कला का योगदान तो रहा, इसके साथ एक विशेष योगदान रहता है चित्रकला का, कि चित्रकला का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें हम नाम लेते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं का, कि पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई और उसके अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चित्र जो हैं वो उकेरे गए, जिसमें हम नाम लेते हैं अजंता की गुफाओं का। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और यहाँ पर स्त्री पुरुषों की जो चित्र हैं, इसके अलावा राज दरबार के उनकी शोभा यात्रा या झांकियों के दृश्य जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ बात ये आती है कि स्थापत्य कला को उस समय जो प्रोत्साहन मिला, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में जो परिवर्तन हमने देखा, जो बदलाव हमने देखा, जो विकास हमने देखा, उसमें समाज, अर्थ और धर्म के साथ साथ कला का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये चर्चा हुई आज में स्थापत्य कला की उस टाइम पीरियड के बीच में। इसी के साथ साथ अगर हम अब हम पहुंच चुके हैं हमारे इस किताब के अंतिम पड़ाव में, जहां एक सूची दे रखी है, क्योंकि इस सूची में 3-4 ही नाम हैं, उस पर हमने कई बार चर्चा कर ली है, तो थोड़ा सा वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र यहाँ सूची में दे रखे हैं या कौन कौन से सन यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहला आता है प्रारंभिक वैदिक परंपराएं। हमने चर्चा की कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल कहलाया ऋग वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया, जिसमें मंत्रों का उच्चारण था, और उसी के साथ 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल कहलाया उत्तर वैदिक काल, जिसमें अन्य वेदों की रचना हुई, धर्म शास्त्रों की या धर्म ग्रंथों की भी रचना हुई। इस पर हमने पहले चर्चा कर ली। उसके बाद आता है लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में, जिसमें प्रारंभिक उपनिषद लिखे गए, ये हमने पढ़ा। और उपनिषदों के साथ साथ जैन और बौद्ध और हिंदू धर्म, जिसमें हमने शैव और वैष्णव धर्म पर चर्चा की, उसका उल्लेख यहाँ दे रखा है। और 3री सदी ईसा पूर्व में हमने स्तूपों के बारे में चर्चा की, सांची, अमरावती और बरहूत के स्तूप, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया। तो ये टाइम पीरियड था लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। उसी के साथ साथ 2री सदी ईसा पूर्व से आगे की अगर हम बात करें तो दे रखा है महायान बौद्ध। हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान
और दूसरा महायान। हीनयान वो लोग थे या हीनयान मत को मानने वाले वे लोग थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध को एक पुरुष के, एक साधु सन्यासी के रूप में, एक उपदेशक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में माना। लेकिन महायानी जो थे उन्होंने उन्हें बुद्ध को एक देवता के रूप में उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी थी। तो ये विकास यहाँ ये भाग जो भेद है यहाँ देखने को मिलता है हीनयान और महायान का। इसी के साथ साथ हमने वैष्णववाद और शैववाद और पूजा परंपरा पर अध्ययन कर लिया। उसके साथ साथ लगभग 3री सदी में हमने सबसे मंदिरों का उल्लेख किया, जिसमें पिछले वीडियो में हमने मंदिर के बारे में चर्चा की। तो इसी के साथ हमारा जो ये पहली प्राचीन भारत की किताब है वो कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। और अब हम मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट के साथ और मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के। तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।